नमस्कार, मैं हूँ भावेश सोनी और GCEI एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक छत्तीसगढ़ी भाषा का है ना, जो छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण है, लगभग 16 क्लास हो चुकी है। ठीक ठाक अगर हूँ तो 16 क्लास है ना। इसमें से जो 3 क्लास है वो MCQ की है। ठीक, एक जो क्लास है वो है सिलेबस डिस्कशन की और जो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी है। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ी व्याकरण अभी तक का जहाँ हुआ है ना, अगर व्याकरण की बात करें, इतिहास, उद्भव, विकास, साहित्य, साहित्यकार, छत्तीसगढ़ आयोग, भाषा आयोग, राजभाषा आयोग, ये सब को अपन व्याकरण में अगर नहीं सम्मिलित करते हैं तो केवल और केवल आपकी 12 क्लास हुई है। और 12 क्लास में 12 से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है शब्द रचना। ठीक, इसके पहले ये 12 टॉपिक या 12 क्लास का मैंने इसके लिए बताया, आप जो एक एक क्लास होते जा रही है ना, जो एक एक टॉपिक की, वो आप कंप्लीट करते चलिए। और छत्तीसगढ़ी भाषा का जो व्याकरण है, इसकी क्लास उतनी लंबी भी नहीं है, 40 मिनट, 38 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट की है। आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, एक टॉपिक, उसके बाद MCQ लगाओ, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो। और अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, किसी बुक से मिलते हैं, किसी टेस्ट पेपर से मिलते हैं, तो क्वेश्चन लगाते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो चीज़ें समझ में आनी चालू होंगी। बार बार रिपीटेडली अगर क्वेश्चन आते जाएंगे तो एक जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है शब्द रचना। क्या है भाई? शब्द रचना है। क्या होता है शब्द रचना? हमने उपसर्ग पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में प्रीफिक्स करके पढ़ा है। ठीक है, प्रत्यय पढ़ा है, सफिक्स पढ़ा है, संधि पढ़ा है और समास पढ़ा है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि क्या है भाई ये? संधि तो स्वयं में संधि है ना, समास स्वयं में समास है, लेकिन है क्या वो? उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका कार्य क्या है? हम जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो हम केवल और केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स करते नहीं आ रहे थे, समझते नहीं आ रहे थे। मेन जो व्याकरण का जो उपयोग है, तो व्याकरण के जो अंग है, जो पार्ट्स हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसके कार्य, उसके उपयोग को समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे और सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो हमको केवल और केवल उपयोग समझना है। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, छत्तीसगढ़ी में हो, किसी भी भाषा का ग्रामर हो या फिर व्याकरण हो, हमको यूज समझना है ना। यूज, क्या यूज है उसका। ठीक है, तो शब्द रचना अगर कोई पहली बार देख रहा है, छत्तीसगढ़ी में डेफिनेशन क्या है भाई शब्द रचना की, एक बार देख लेते हैं। दू या दू ले ज्यादा आखर, मतलब दो या दो से ज्यादा शब्द। दू या दू ले ज्यादा आखर, मिल के कोन्हों अर्थ ला प्रगट करते। मिल के कोनो अर्थ ला प्रगट करते, तब विही हा शब्द होते, है ना। शब्द किसको कहते हैं भाई? दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर कुछ एक अर्थपूर्ण जो चीज बनाते हैं उसको शब्द कहते हैं, है ना। शब्द बनेगा कैसे? दो वर्णों के मेल से। वो स्वर स्वर हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं, या फिर एक वर्णमाला और चिन्ह हो सकता है, वर्णमाला का कोई अक्षर और चिन्ह हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 2 लेटर, 2 अक्षर हमको चाहिए। तो दू या दू ले ज्यादा अक्षर मिलके कोनो अर्थ ला प्रगट करते, तब वही हा शब्द होते। 2 या 2 से ज्यादा अक्षर मिल करके कोई अर्थपूर्ण जब एक नया शब्द बनाते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। जो नया एक चीज बनाते हैं,
अलग से एक जो उत्पाद, एक प्रोडक्ट जो बनता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, और इसी शब्द को बनाने की जो क्रिया विधि है ना, जो शब्द बनता है, जैसे आ और म मिलके आम बना, तो आम बनने की जो प्रक्रिया है यही शब्द रचना कहलाता है ना। तो ये जो है ना, ये जो डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में जो कहा जा रहा है, इस जो परिभाषा में जो कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसी की जो विधि है ना, विधि, यही क्या है, यही शब्द रचना है। ठीक है, शब्द रचना, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी शब्द है ना, कोई सा भी, जो भी शब्द आप जानते हो, शब्द शब्द रचना का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आमा कैसे बना भाई, आ और म मिलके बना। हमर, ह और मर मिलके बना। लिखना, लिख प्लस ना मिलके बना। भर, भ और र मिलके बना। बिहनिया, बिह और निया मिलके बना। कोई भी शब्द शब्द रचना का उदाहरण है, उसकी जो प्रक्रिया है ना, वही शब्द रचना है। शब्द शब्द रचना नहीं है, शब्द बनने की जो प्रक्रिया है वह शब्द रचना है। ठीक है, चलो अब देखो, शब्द दो प्रकार के होते हैं, हम जान चुके हैं। एक होता है सार्थक, छत्तीसगढ़ी में सार्थक, निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक है ना, निरर्थक नहीं, निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक क्या है भाई, जिसका कोई अर्थ हो, है ना, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण जो शब्द है वो सार्थक शब्द है। जिसका अर्थ नहीं है वो निरर्थक है। जैसे कि आमा सार्थक शब्द है, पता चल रहा है ना, मीनिंग आम की बात हो रही। मा आ, ये कोई शब्द है क्या। हमर, हमारा। रमह, ये क्या है, निरर्थक है, इसका कुछ अर्थ, कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। तो जो मीनिंगफुल वर्ड है वो सार्थक शब्द कहलाता है। ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्द रचना की विधियां। शब्द रचना की विधियां, अब शब्द किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, किस किस प्रकार से बन सकते हैं, तो है भाई उपसर्ग द्वारा। पहला क्या है, उपसर्ग द्वारा। किसी भी शब्द में सामने कोई एक दूसरा अक्षर जोड़ दे या शब्द जोड़ दे तो वो प्रक्रिया उपसर्ग बनाने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रत्यय द्वारा, किसी शब्द के जब पीछे जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। संधि द्वारा और समास द्वारा। और यही क्या है, यही तो इसका कार्य है, इसकी उपयोगिता है, उपयोग है। ठीक है, संधि का उपयोग किस लिए, शब्द बनाने के लिए। समास का उपयोग किस लिए, शब्द बनाने के लिए, शब्द निर्माण के लिए। उपसर्ग का प्रयोग किस लिए, शब्द निर्माण के लिए। प्रत्यय का प्रयोग किस लिए, शब्द निर्माण के लिए। मतलब जो शब्द रचना के लिए जो चाहिए ना, जो प्रक्रिया है, जो विधियां हैं, वो यही चारों विधियां हैं जिससे किसी भी शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द रचना समझ आया। आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्या देखे थे कि शब्द का निर्माण किससे होगा, उपसर्ग द्वारा, है ना, प्रीफिक्स द्वारा होगा, उपसर्ग द्वारा। छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे तो उपसर्ग, उपसर्ग, इसके द्वारा क्या होगा, शब्द का निर्माण। डेफिनेशन देख लेते हैं उपसर्ग की क्या होता है, सब जानते हैं ना, किसी भी शब्द के पूर्व में लगने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे, ऐसन शब्द जेनहा कोनो दूसर शब्द के आघू मा जुड़ के एक ठन नवा सार्थक शब्द बना थे, उही ला उपसर्ग कहे जाथे। ऐसन शब्द जेनहा
कोन्हो दूसर शब्द के आगू मा जुड़ के एक ठन नवा सार्थक शब्द बनाथे, उही ला उपसर्ग कहे जाथे। समझ रहे हो ना? तो उपसर्ग किसको कहा जाता है? ऐसन शब्द, उस शब्द को जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है, पहले जुड़ जाता है और एक नया सार्थक शब्द बनाता है। सार्थक शब्द है ना, सार्थक शब्द, कोई भी उटपुटांग अंडमंड शब्द नहीं। ठीक, ये छत्तीसगढ़ी में परिभाषा हो गई। ऐसा शब्द जो किसी अन्य शब्द के आगे पहले जुड़ करके एक सार्थक शब्द बनाता है, तो जो सामने जुड़ने वाला शब्द है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि स्वभाव है ना, तो इस स्वभाव में जो स है, स्वभाव हिंदी में स्वभाव होगा, छत्तीसगढ़ी में स्वभाव होगा। तो ये जो स है ये उपसर्ग है, भाव में जुड़ा है। परिक्रमा है ना, परिक्रमा, हिंदी में परिक्रमा है ना। तो ये जो परी है ना, प और री, ये उपसर्ग है। उपदेश, उपदेश, तो उपदेश में जो उप है ना, ये उपसर्ग है। कपूत, कपूत में जो क है ये उपसर्ग है। समझ गए ना उपसर्ग? अब देखो, उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं और क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले कोई शब्द में उपसर्ग क्या है, ये तो बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन हो गया ना कि उपसर्ग पहचानिए। अभी उपसर्ग पहचानिए तो आएगा, लेकिन कौन सा उपसर्ग है? आपको 4 टाइप दिया जाएगा कि उपसर्ग का कौन सा प्रकार है। ठीक है, 4 टाइप दिया जाएगा कि ये उपसर्ग का कौन सा प्रकार है। एक चीज है जो पिछले स्लाइड में मेरे को बताना था। ठीक, शब्द रचना अलग है, शब्द रूप होता है एक। क्या होता है? एक शब्द रूप होता है। शब्द रूप को कभी कभी डायरेक्ट रूप भी कहा जाता है। शब्द रूप को कभी कभी डायरेक्ट रूप भी कहा जाता है। अब ये शब्द रूप क्या होता है? शब्द रचना से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। शब्द रूप क्या है? किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में प्रयोग होने वाला सार्थक शब्द। ठीक है, किसी भी वाक्य में प्रयोग होने वाला सार्थक शब्द, सार्थक शब्द भाई, है ना। कोई भी शब्द नहीं, कोई भी ऐसा शब्द जिसका मीनिंग है, जिसका मतलब है और वो वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो वो शब्द रूप कहलाता है, या फिर डायरेक्ट उसको रूप भी कहा जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस आए और उसमें पूछा जाए कि इसमें रूप क्या है, तो आप ये मत बोलना कि रूप क्या है, इसमें तो चित्र ही नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। तो शब्द रूप को कभी कभी डायरेक्ट रूप भी कहा जाता है। ठीक, इसकी पहचान क्या है? एक तो सार्थक शब्द होगा, और ये सार्थक शब्द बहुत शुद्ध रूप में ही होगा, शुद्ध रूप में। ठीक है, इसमें अशुद्धियां नहीं होंगी, शुद्ध रूप में होगा। ठीक, तो ये शब्द रूप है और शब्द रचना अलग है। ठीक, शब्द रचना जिसमें शब्द बनता है, शब्द रूप वाक्य में प्रयोग होने वाला कोई सभी सार्थक शब्द जो है, जो मीनिंगफुल वर्ड है ना, या फिर जो शुद्ध है, जो एकदम प्योर है ना, वो क्या है? वो है शब्द रूप, है ना, या फिर रूप। ठीक, वापस उपसर्ग में आ जाते हैं। उपसर्ग के प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ प्रीफिक्स, है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या क्या है भाई। पहला है संस्कृत या तत्सम उपसर्ग, संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग। अब संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग, तत्सम शब्द हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? जो संस्कृत से उत्पन्न होता है ना, या फिर जो संस्कृत भाषा का शब्द है ना, संस्कृत भाषा का शब्द, और जो अपने शुद्ध फॉर्म में है। ठीक है, शुद्ध फॉर्म में है, जो संस्कृत में जैसा यूज हुआ है, जैसा पहली बार उस शब्द को शामिल किया गया है, वो ज्यों का त्यों यूज होता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। तो जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है। ठीक, तो
तो पहला उपसर्ग क्या हो गया, संस्कृत उपसर्ग या फिर तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग या फिर संस्कृत उपसर्ग, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, दो नाम है लेकिन बात एक की हो रही है। दूसरा है हिंदी या फिर तद्भव उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग है ना, उसी को क्या कहा जाएगा, तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव शब्द क्या था, तद्भव शब्द उत्पन्न तो हुआ था संस्कृत से, लेकिन उसके मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। परिवर्तन आ चुका है, रूपांतरण हो चुका है, रूपांतरित हो चुका है, वो शब्द अपने मूल स्वरूप में नहीं है, वो तद्भव शब्द है। इसीलिए वो ज़्यादातर हिंदी के वाक्य में, हिंदी के सेंटेंस में यूज होता है, इसके लिए उसको तद्भव शब्द कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। देसी, देशज या फिर छत्तीसगढ़ी शब्द। देसी शब्द कहे अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में, देशज शब्द कहे या छत्तीसगढ़ी शब्द कहे, है ना, या फिर प्रयोग के आधार पर कहे, तो ऐसा भी एक उपसर्ग है जो देसी उपसर्ग कहलाता है, देशज उपसर्ग कहलाता है, या फिर छत्तीसगढ़ी उपसर्ग कहलाता है, ठीक। तो ये तीन प्रकार के उपसर्ग हुए। चौथा है विदेशी या विदेशज उपसर्ग, विदेशी या फिर विदेशज उपसर्ग। अब देखो, देसी या देशज उपसर्ग, इसको हिंदी में भी तो लिया जा सकता था, लेकिन जब हमने शब्द भेद पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था, देसी या देशज शब्द किसको कहते हैं, जो उत्पन्न कैसे हुआ ये हमको पता नहीं है, उसकी उत्पत्ति का हमको कुछ भी मालूम नहीं है कि वो उत्पन्न कैसे हुआ। ये आम बोलचाल की भाषा में कभी किसी के मुख से निकला और प्रचलित हो गया, है ना, ये शब्द देशज या देशी शब्द कहलाता है। जैसे अटपटा, झंझट, है ना, ये सब जो शब्द हैं वो क्या है, देशी या देशज शब्द है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते, एक नंबर, तो ये क्या है भाई, ये देशी या देशज शब्द है, ठीक। अब पहली बार कौन बोला ये नहीं मालूम है हमको, उत्पत्ति का प्रमाण नहीं है, पता नहीं है कहीं से, ठीक। तो चौथा है विदेशी या विदेशज उपसर्ग। और विदेशी या विदेशज उपसर्ग जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में जो सम्मिलित अन्य भाषाओं के शब्द हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें अंग्रेजी है ना, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, ठीक। तो चार प्रकार के उपसर्ग हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला क्या है, संस्कृत या तत्सम उपसर्ग, दूसरा है हिंदी या तद्भव उपसर्ग, तीसरा है देसी, देशज या फिर छत्तीसगढ़ी उपसर्ग, और चौथा और अंतिम है विदेशी या फिर विदेशज उपसर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पहला देख लेते हैं भाई। पहला क्या है, संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग। पहला क्या है, संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग, ठीक। अब बता चुका हूं कि संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग क्या है, जो संस्कृत के हैं, जिसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जिसमें कोई भी विकार अभी तक नहीं आया है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ही देखेंगे और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। स्वरूप, स्वरूप है ना, इसका मुख्य शब्द क्या है, ये तो छत्तीसगढ़ी में स्वरूप बोलते हैं, है ना, ये स्वरूप है, स्वरूप है ना। तो स्वरूप में उपसर्ग क्या है भाई, स है। असाध, असाध संस्कृत में क्या है, असाध्य, असाध्य, ठीक। तो असाध में क्या है, अ जो है वो क्या है, उपसर्ग है। दुब्बर, दुब्बर मतलब दुर्बल, है ना, दुर्बल, दुर्बल को दुब्बर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, दुब्बर दुर्बल है, ठीक है। अब इसके लिए उपसर्ग क्या है, ये दु और ब, मतलब आधा ब, दुब, ये उपसर्ग है दुब्बर का, ठीक है। स्वरूप में है स उपसर्ग, असाध में है अ उपसर्ग, दुब्बर में है दुब उपसर्ग। परले, अब परले
परले के लिए जो हम संस्कृत में या हिंदी में जो शब्द उपयोग में लाते हैं वो क्या है भाई? प्रलय। प्रलय को छत्तीसगढ़ी में परले कहते हैं, पार्ले नहीं है, परले है। अब देखो, अगर कभी एग्जाम में आए कि परले में उपसर्ग ढूंढिए, ठीक है, तो आप तो या फिर प भी लगा सकते हो और दूसरा पर भी लगा सकते हो। प भी लगा सकते हो और पर भी लगा सकते हो। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में रहे तो गड़बड़ है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, या फिर प रहेगा और या फिर पर रहेगा। ठीक है, परले में थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद है सपूत। सपूत है ना, अच्छा वाला पुत्र। सपूत में जो स है ये उपसर्ग है। ठीक, तो ये था संस्कृत या फिर तत्सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा का उपसर्ग या फिर तत्सम उपसर्ग। ठीक, दूसरा है हिंदी भाषा का उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग। हिंदी भाषा का उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग। अब ये तद्भव उपसर्ग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझा चुका हूं कि क्या होता है ना, जिसमें विकार उत्पन्न हो चुका है, जो रूपांतरित हो सकता है, जिस शब्द से निकल के अन्य शब्द बने हैं, ठीक है, जो अपने मूल रूप में नहीं है। ठीक, पहला है अनचिन्हार। अनचिन्हार, अब ये अनचिन्हार है, छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं ना हम, अभी जितने भी शब्द देख रहे हैं सब छत्तीसगढ़ी के हैं। अनचिन्हार, अब अनचिन्हार के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? अनचिन्हार। अनचिन्हार है ना, क्या होता है भाई? अपरिचित। अपरिचित है ना, जिसको नहीं जानते हैं, अपरिचित, अनचिन्हार। ठीक है, तो ये अनचिन्हार में जो अन है ना, ये क्या है? ये उपसर्ग है, तद्भव का उपसर्ग। ठीक है, असमझ। असमझ, जो किसी चीज को नहीं समझता है, असमझ है ना, तो असमझ में जो ये अ है ये क्या है? उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग। अकाम है ना, अकाम का अर्थ क्या होता है? जिसके पास कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अकाम, तो अकाम में जो अ है ना ये उपसर्ग है। ठीक, अत्याचार। अत्याचार क्या होगा भाई हिंदी में? अत्याचार, 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 अत्याचार को अत्याचार कहते हैं। कभी कभी ये आपको मिलेगा अत्याचार। अत्याचार, अगर अत्याचार आए या फिर अत्याचार आए तो दोनों का अर्थ तो हिंदी में अत्याचार ही है, लेकिन अगर आपको उपसर्ग पूछा जाए अत्याचार में या फिर अत्याचार में, तो आपका उपसर्ग क्या निकलेगा? ऐ तो निकलेगा। किसमें? अत्याचार में तो ऐ निकल जाएगा, अत्याचार में ये ऐ निकल जाएगा। लेकिन अत्याचार में क्या निकलेगा? तो ये जो अत्याचार है ना, इसमें भी ऐ निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? ऐ क्यों निकलेगा इसमें? ऐ इसलिए निकलेगा क्योंकि अति है ना, इसमें छोटी ई है, तो अ ई, इसलिए दोनों का अ ई, ऐ, यही क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक, उसके बाद है नन जतिया। नन जतिया, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? नन जतिया। नन जतिया मतलब जिसका जाति से बहिष्कार हो चुका है, जाति से बहिष्कृत है ना, बहिष्कृत। अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप उपसर्ग नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है,
तो जाति से बहिष्कृत है नन जतिया, लेकिन है ना, तो इसमें जो नन है ना ये उपसर्ग है। लेकिन यहां पे एक और शब्द आता है नान जात, नान जात। अब ये जो नान जात है ना, आपको बहुत सारी बुक में या सभी जगह लगभग ये मिलेगा कि ये नन जतिया और नान जात एक ही है, लेकिन नान जात में आपको ये आएगा अन्य जाति का। इसका अर्थ होता है अन्य जाति का, अन्य जाति का, है ना। ये नान जात कभी कभी आपको आन जात भी मिलेगा, अर्थात अन्य जाति का। ठीक, अगर आपको लग रहा होगा सर ये तो संस्कृत का बता दिए, हिंदी का भी बता दिए, और आप तो पढ़ा रहे हो, आपको तो मालूम है उपसर्ग क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक, स्वरूप, इसमें कुछ मुख्य शब्द मिल रहा है, वो है रूप, है ना। रूप एक शब्द है, स उसमें अलग से जुड़ा है, तो समझ जाओ जो अलग से जुड़ा है वही उपसर्ग है। असाध, हिंदी में क्या होता है असाध्य, तो साध्य, साध्य का साध, ये एक शब्द है, अलग से क्या जुड़ा है अ जुड़ा है। दुब्बर, है ना, बर के लिए, है ना, तो दुब ये जुड़ा है अलग से। परले, है ना, प्रलय, लय, प्र का कुछ मीनिंग होता है क्या, नहीं, लय का क्या होता है मीनिंग होता है ना, लय, लय से गा रहा है, लय से चल रहा है, लय से बह रही है, इसका मीनिंग होता है। तो अलग से क्या जुड़ा है प्र जुड़ा है, पर जुड़ा है। सपूत, पूत मतलब पुत्र, सपूत अच्छा पुत्र, तो पूत का तो मीनिंग है, स का थोड़ी ना है। तो जो अलग से जो अक्षर जुड़ा है वही क्या होगा आपका उपसर्ग होगा। बाकी आपको शब्द के दूसरे पार्ट का मीनिंग पता रहना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो दिक्कत है, प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ज़्यादा शब्द नहीं है, वही वही शब्द या फिर उससे संबंधित एक जैसे ही शब्द रिपीट होंगे। अनचिन्हार, चिन्हार पता चल रहा है ना, चिन्ह से संबंधित एक शब्द है चिन्हार। चिन्हार मतलब जिसको चिन्ह सकते हैं, पहचान सकते हैं। अन ये तो अलग से जुड़ा है, तो यही तो हमारा उपसर्ग है। असमझ, समझ, समझ तो एक शब्द है ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, ये तो शब्द है ना, अलग से जुड़ा है। काम, अकाम में काम, काम तो एक शब्द है, कार्यवर्ग, अलग से जुड़ा है। अत्याचार, है ना, अत्याचार, अत्याचार, तो कुछ कुछ शब्द रहेगा जहां पे आप फंसोगे। तो देखो आचार, आचार है ना, आचरण, क्या जुड़ा है अलग से अत्य, आचार तो पहले से है, अत्य जुड़ा है, उसी वही छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा अति, तो उसका बन जाएगा ऐ, ये अलग से जुड़ा है। नन जतिया, इसमें तो दिख रहा है जतिया मतलब जाति की बात हो रही है, नन इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये अलग से जुड़ा है, तो ये उपसर्ग होगा। ठीक है, तो संस्कृत या तत्सम का उपसर्ग देख लिया हमने, हिंदी और या फिर तद्भव का उपसर्ग देख लिया। अब देखते हैं देसी देशज उपसर्ग। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ध्यान से समझना। क्या देखना है, देसी, देशज या फिर छत्तीसगढ़ी उपसर्ग, तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है, और एक नाम से और आ सकता है प्रयोग के आधार पर। तो ये चारों जो है वो एक ही की बात हो रही है, प्रयोग के आधार पर। देसी उपसर्ग, देशज उपसर्ग, छत्तीसगढ़ी उपसर्ग या फिर प्रयोग के आधार पर उपसर्ग, तो ये सब एक ही है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। समझ गया ना भाई, देसी शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द जो ऐसे ही निकल जाता है, कौन बोला, कब बोला, किसको बोला, ये नहीं पता है, बस आम बोलचाल में हम भी उसको प्रयोग करने लग जाते हैं। अब्बड़, अब्बड़, अब्बड़ एक शब्द है, ठीक। अब्बड़, अब्बड़ का मतलब क्या होता है, अब्बड़ का मतलब होगा, क्या होगा, बहुत। अब्बड़ का मतलब होता है बहुत।
ठीक। अब इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें आपका उपसर्ग मिलेगा अब। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको देसी या देसज जो उपसर्ग है, देसी, देसज या छत्तीसगढ़ी, ये आपको मिलेंगे कुल मिलाकर के 15। इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 15 पढ़ने हैं। और इस 15 को याद कैसे करना है ये मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अ से जो बनने वाले उपसर्ग हैं उसको देख लेते हैं, जो प्रीफिक्स है। अब्बड़ में अब है ना, उसके बाद है अड़बड़। अड़बड़ का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या है, अड़। अड़कट्टा, अड़कट्टा एक शब्द है। अड़कट्टा का अर्थ होता है नजदीकी रास्ता, नजदीकी रास्ता। ठीक है, आप घर से कोचिंग आओगे तो जो सबसे पहला, जो सबसे नजदीक वाला जो रास्ता आएगा, जो मिलेगा, जिससे आप हो करके आओगे, वो अड़कट्टा कहलाता है। ठीक है, तो अड़बड़ में भी अड़, अड़कट्टा में भी अड़, ये प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। ठीक है, दो प्रकार के उपसर्ग हो गया ऐसे। तीसरा है अटाटोर और अटाटूर। अटाटोर, अटाटूर, अटाटोर, अटाटूर। ठीक है, अटाटोर है, अटाटूर है। अब ये दोनों का मीनिंग आप बताओ कि अटाटोर क्या होता है और अटाटूर क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा आप सब। अटाटोर, अटाटूर। ठीक है, इसमें उपसर्ग क्या है, अटा है। ठीक, ऐन बेरा, ऐन बखत, आने का समय है ना, आने का समय, या फिर ठीक समय, ठीक या फिर सही समय। ऐन बेरा, ऐन बखत है ना, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया भाई, ऐन हो गया। ठीक, अकबक, अकबक, इसमें हो गया अक। अकबक का क्या होता है, अकबकागे, हक्का बक्का, किसी भी चीज को देख के आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, हक्का बक्का। ये क्या है, अकबका है, इसमें उपसर्ग क्या है, अक है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक चीज देखो, अ अक्षर से बनने वाला 5 उपसर्ग है जो कि देशज उपसर्ग है। 5 उपसर्ग ऐसा है जो अ से बनेगा और देशज उपसर्ग है। उसमें है अब, अड़, अटा, है ना, अब, अड़, अटा, ऐन, अक। ये आपको कैसे भी याद रखना है, अब, अड़, अटा, ऐन और अक। ठीक है, तो ये 5 उपसर्ग हो गए, ये 5 उपसर्ग हो गए। ठीक, उसी प्रकार ये अ वाला हो गया, अ से 5 उपसर्ग। ठीक है, अब क से देख लेते हैं। क से जो है वो 4 उपसर्ग है, क से। अब ये देशज या फिर देसी या फिर छत्तीसगढ़ी उपसर्ग की बात हो रही है ना। करलई या फिर करजीबा, करलई, करजीबा 2 शब्द है। करलई का क्या है, जो विलाप करते हैं, है ना, विलाप। करलई का अर्थ विलाप, क्रंदन जो करते हैं रो के, बच्चे लोग करते हैं ना, वो करलई है। तो इसमें उपसर्ग क्या है भाई, कर है। करजीबा, करजीबा का अर्थ क्या होता है, जो एकदम बहुत ज्यादा जो रोने के लिए तैयार होता है ना, जो बहुत ज्यादा रोता है विलाप करके। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कल्लई करके रोना, है ना, तो जी भर कर रोने वाला, जी भर के रोने वाला, ये क्या है, करजीबा है। ठीक है, तो करलई और करजीबा ये दोनों में क्या है, उपसर्ग कर है। उसी प्रकार है कठ बेटा, कठ बेटा,
कठ बेटा में कठ है उपसर्ग, और कठ बेटा का अर्थ होता है सौतेला पुत्र। ठीक है, कठ बेटा का अर्थ होता है सौतेला पुत्र। कलकुत, कलबेंद्रा, कलकुत, कलबेंद्रा, तो कलकुत और कलबेंद्रा दोनों में ही उपसर्ग क्या है, कल है ना। तो कलकुत का अर्थ होता है व्याकुल, कलकुत का अर्थ होता है व्याकुल, है ना। और कलबेंद्रा का अर्थ होता है जो बहुत बदमाशी करता है ना, उत्पात करता है, तो बदमाश बंदर या उत्पाती बंदर। ठीक है, तो कलबेंद्रा, अगर यहीं पे कलबेद्रा हो गया, कलबेंद्रा का कलबेद्रा हो गया, तो क्या होगा, किसी काले लड़के की बात हो रही है। कलबेंद्रा में अगर मस्ते हट गया बिंदु, है ना, तो वो कलबेद्रा मतलब किसी काले लड़के की बात हो रही है। तो कलकुत और कलबेंद्रा दोनों में क्या है, कल उपसर्ग है। कले चुप और कले कल, कले चुप और कले कल, तो कले चुप का मतलब होता है चुपचाप, है ना, और कले कल का अर्थ होता है एकदम चुपचाप, एकदम चुपचाप। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपसर्ग कले है। ठीक है, तो अ से निकलने वाले 5 उपसर्ग, क से निकलने वाले 4 उपसर्ग, और वो क्या क्या है, कर है, कठ है, कल है और कले है। आपको यही याद रखना है, आपको सीधा पहचानना है, टिक मारना है, आगे बढ़ना एग्जाम में। कर है, कठ है, कल है और कले है। कर कट कल कले, है ना, कर कट कल कले। ठीक, 9 हो गए। 10वां जो है वो है जबर, जबर। अब ये जबर का अर्थ होता है भारी या फिर बहुत। जबर का अर्थ क्या होता है, भारी या फिर बहुत। जबर लंका, लंका बहुत दूर है ना। जबर भूख, बहुत जोर की भूख है। जबर भूख, जबर लंका, तो ये जो जबर है ये क्या है, ये जो जबर है ये क्या है भाई, ये उपसर्ग है ना। जबर कौन से नंबर का हो गया, 10वें नंबर का हो गया। 11वें नंबर का उपसर्ग है एक शब्द है खुड़ बेटा, खुड़ बेटा, तो इसमें जो खुड़ है ना, खुड़ बेटा, ये क्या है, ये उपसर्ग है। और खुड़ बेटा का अर्थ होता है सौतेला पुत्र। अब एक चीज यहां पे आप देखना, कठ बेटा का भी मैंने आपको सौतेला बताया था, कठ बेटा का भी सौतेला बताया था, और खुड़ बेटा का भी सौतेला है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, कठ बेटा, है ना, कठ बेटा उस पुत्र को कहेंगे, जैसे एक पुरुष है उसकी 2 पत्नियां हैं, एक पुरुष है उसकी 2 पत्नियां हैं, तो पहली पत्नी दूसरी पत्नी के पुत्र को कठ बेटा बोल सकती है। एक पुरुष और 2 महिला, तो पहली महिला दूसरे महिला के पुत्र को कठ बेटा बोल सकती है, लेकिन खुड़ बेटा किसको कहा जाएगा, खुड़ बेटा में पति 2 हो जाएंगे, पत्नी 1 हो जाएगी, और इसमें बोलने वाली भी महिला ही रहेगी। तो महिला, है ना, महिला का एक पति है, लेकिन जो दूसरा पति है ना, उसके पुत्र को वो क्या कहेगी, खुड़ बेटा कहेगी। ठीक है, क्योंकि उस पति का कोई और क्या है, पत्नी है, तो वो खुड़ बेटा। ठीक है, समझ गए। कठ बेटा में 2 स्त्री 1 पुरुष, और खुड़ बेटा में 2 पति 1 पत्नी। ठीक है, तो 11 उपसर्ग हमने देख लिए, किसके, देसी देशज या फिर छत्तीसगढ़ी के, है ना।
अब देखना फटाफट से यहां पे दर पका, दर पीसा, इसमें उपसर्ग है दर। दर पका का मतलब होता है अध पका, दर पीसा का मतलब होता है अध पीसा, है ना। और इसमें आपको मुख्य शब्द दिख रहा होगा, पीसा, पका, है ना। तो इसमें उपसर्ग क्या है, दर है। उसी प्रकार है बेईमान और बेवकूफ, बेईमान और बेवकूफ। तो बेईमान और बेवकूफ में क्या है, बे डबल है ना, सॉरी डबल ए बोल रहा हूं, ए की मात्रा, है ना। बेवकूफ और बेवकूफ और बेईमान, है ना। हिंदी में होगा बेईमान, बेवकूफ, लेकिन बेवकूफ बेईमान, ठीक है। लाचार, लाचार में ल और लवारिस में ल, ये क्या है, ल उपसर्ग। उसी प्रकार नाराज, नाबालिग और नकटा, नकटा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में गाली है, ठीक है, चिढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो ये क्या है भाई, न उपसर्ग हो गया। तो 11 उधर थे, 4 इधर हो गए। दर उपसर्ग, बे उपसर्ग, ल उपसर्ग और न उपसर्ग। ध्यान से सुनना इसको, है ना, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। थोड़ा सा इस चेंज हो जाता है तो ये विदेशज का उपसर्ग बन जाता है, ठीक है। दर, दर पका, दर पीसा, आधा पीसा हुआ और आधा पका हुआ, तो उसका जो दर है वो क्या होता है, देशज कहलाता है, देशज का उपसर्ग। बेईमान, बेवकूफ, बेईमान बेवकूफ, इसमें जो बे है ये उपसर्ग है, बेईमान का, बेवकूफ का, ठीक है। लाचार, लाचार नहीं है ना भाई, लाचार है। लाचार में जो ल है, लवारिस, लावारिस नहीं है, लवारिस, इसका जो ल है ये क्या है, देशज उपसर्ग है। नाराज है, नाबालिग है, नकटा है, नाराज है, नाबालिग है, नकटा है, नकटी भी है, ठीक है। ये क्या है, न, ये उपसर्ग है। तो ये 15 उपसर्ग हो गए देसी देशज या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के, ठीक। अब विदेशज उपसर्ग को देख लेते हैं। अब ये जो विदेशज उपसर्ग है ये है 18, केवल और केवल 18। अब ये 18 को पहचानना कैसे है, पहले 4 को तो बहुत आसानी से पहचान सकते हो। जैसे जो पहले 4 है ना वो यही 4 है, जो पहले 4 है वो यही 4 है। कैसे भाई, एक है दर, दूसरा है बे, लेकिन बे नहीं बे, एक घटाते जाओ, ला, ला नहीं ला, एक बढ़ा दिए, न, न नहीं ना, ठीक है। अगर दर दोनों का है, बे जो है वो देशज का है, बे जो है वो विदेशज का है, ला जो है देशज का है, ला जो है विदेशज का है, न जो है देशज का है, ना जो है विदेशज का है। कैसे करेंगे, देखो, दरकिनार, दरकिनार शब्द है, दरकिनार शब्द है, ठीक है। दर असल शब्द है, तो यहां से ऐसे शब्द बनेंगे। विदेशज में मैंने आपको बताया है अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी ये 4 जो है मुख्य रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेईमान, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेईमान। बेवकूफ क्या हो जाएगा, बेवकूफ। लाचार क्या हो जाएगा, लाचार। लवारिस क्या हो जाएगा, लावारिस, ठीक है, ला से बन रहा है। ना, यहां पे क्या था, न से नाराज था, यहां पे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। नाबालिग का क्या हो जाएगा, नाबालिग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, तो 4 तो यहां पे हो गए विदेशज के, ठीक है। विदेशज के क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब उसी प्रकार ये जो है ना, गैर हाजिर का गैर, गैर कानूनी का गैर,
तो ये क्या है? विदेशज है, गैर। गैर एक उपसर्ग है विदेशज का, गैर हाजिर गैर कानूनी शब्द में लगता है। बद एक विशेष उपसर्ग है, बद। ये किस में लगेगा? बदनाम, बदमाश, बदबू। बदनाम, बदमाश, बदबू, है ना। हर साल, हर दिन, हर बार। हर साल, हर दिन, हर बार, तो ये हर आ गया। हर साल, हर बार, हर दिन, ठीक है। क्या आ गया? हर आ गया। तो ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक। अब देखो, दर उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, ला उपसर्ग है, ना उपसर्ग है। गैर, बद, हर, ठीक है। तो ये जो गैर हो गया, बद हो गया, हर हो गया, गैर, बद, हर, ठीक है। और यहां पे हो गया बे हो गया और ना हो गया, बे और ना। ये सब क्या है? ये सब फारसी हैं। ये सब क्या है? फारसी उपसर्ग हैं। 5 फारसी उपसर्ग हो गए। कुल मिलाकर के अभी 7 हमने पढ़ लिया है। एक है अलविदा, अलबत्ता। अलविदा और अलबत्ता, इसमें अल है, ये अरबी है। 4 4 8 हो गए, 8 हो गए। अब 3 देख लेते हैं अंग्रेजी के, 3 देख लेते हैं अंग्रेजी के, ठीक है। हाफ। और ये जो शब्द है ना, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में ज्यों के त्यों यूज होते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि सर इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो नहीं, इसीलिए तो विदेशी शब्द हैं जो अपनी भाषा से छत्तीसगढ़ी भाषा में ज्यों के त्यों आ चुके हैं, ठीक है। तो हाफ से क्या बनता है? हाफ पैंट, हाफ पैंट हो गया, ठीक है। हाफ कमीज हो गया, तो ये हाफ उपसर्ग हो गया। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, इसमें हेड हो गया, हेड मास्टर, हेड ऑफिस। सब इंस्पेक्टर, सब ऑफिस, इसमें सब हो गया। कितने उपसर्ग हो गए भाई? अंग्रेजी के 3 हो गए, हाफ, हेड, सब, ठीक है। और ऊपर से जो 4 हैं, जो देसी या देशज के भी थे, दर, बे, ला, ना, बेलना, ऐसे याद रख सकते हो। बेलना से डरते हैं ना, तो दर, बेलना, बेलाना, आ की मात्रा रहेगी, है ना। तो 3 और 4 7 हो गए। फिर अरबी के 3, सॉरी फारसी के 3 और एक अरबी का बताया। तो फारसी में गैर, बद, हर, गैर, बद, हर, 10 हो गया। अल, अलविदा, अलबत्ता वाला 11 हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 11 हो गया। 12वां रहेगा आपका एन। एन मतलब एन वक्त में वाला, एन, ठीक है। कमजोर, कम अकल, कमजोर, कम अकल, इसमें रहेगा कम, ये 13वां हो गया। ब, बनाम, बदौलत, ब आ गया, बनाम, बदौलत। अब ब आया तो बा भी आएगा। बाकायदा, बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत, है ना। अब बा आया तो बर भी आएगा। बर्दाश्त, बरखास्त, है ना। बर्दाश्त, बरखास्त। कम तक 13 हुआ था, ब का 1 है 14, बा हो गया 15, बर हो गया 16। अब उसके बाद आएगा बिल या फिर आधा ला, बिल या फिर बिल, बिल या फिर बिल, ये किसके लिए? बिल्कुल। ये अरबी हो जाता है 17, ये क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा। अंत में है सर, सरकार, सरदार, ठीक है। ये हो गया 18। तो बहुत आसान है याद करना, ठीक है। विदेशज जो उपसर्ग हैं उसको याद करना बेहद आसान है। इंग्लिश के 3 है भाई, सब है, हेड है, और क्या है? हाफ है। सब है, हेड है, हाफ है। और 4 जो हैं जो विदेशज के हैं और देशज के भी हैं लगभग। जैसे दर हो गया, जो देशज का है विदेशज का भी है। देशज में बै है, यहाँ पे बे हो गया। देशज में न है, यहाँ पे ना हो गया। देशज में ला है, विदेशज में ला हो गया, बेलना हो गया। अगर आपको याद रखना है तो दर, बेलना से दरेंगे। 7 हो गया। उसके बाद क्या था?
एक था हर, हर बद गैर, है ना, हर गैर बद, ऐसा याद रख सकते हो। 3 ये हो गया, 10 हो गया। अल हो गया 11, अलविदा अलबत्ता वाला, ठीक है, वो 11 याद कर सकते हो। उसके बाद जो बचा 7, 7 में है एन काम, है ना, एन वक्त में। उसके बाद है कम, कमजोर, कम वक्त, कम अकल, है ना। उसके बाद ब से 3 मान लो, 14, 15, 16 को। ब से है बदमाश, बनाम, बदौलत। बा से है बाकायदा, बाइज्जत। बर से है बर्दाश्त, बर्खास्त, बदकिस्मत, सॉरी बर्खास्त, बर्दाश्त, ठीक है। उसके बाद बिल जो कि अरबी है, बिल या फिर बिल, बिल्कुल है। और स से है सरकार या फिर सरदार। केवल इतना ही आपको उपसर्ग में काम करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, शब्द रचना देखा। और शब्द रचना की विधियों में जो उपसर्ग के द्वारा शब्द की जो रचना होती है, ये हमने देखा। मतलब हमने उपसर्ग देखा। उपसर्ग पहले तो देखते थे कि क्या है, कहाँ पे लगता है, लेकिन शब्द रचना का एक अंग है। और शब्द रचना के लिए पहला है जो शब्द रचना जिससे बनती है, पहली विधि ही है उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने उपसर्ग के द्वारा शब्दों की रचना देखा, उपसर्ग का पूरा कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम प्रत्यय देखेंगे, संधि समास देखेंगे, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या, कमेंट करो, मैसेज करो, कॉल करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको।